गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय के अंतर्गत बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1970 टॉपिक पर बात करेंगे। इस अधिनियम में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के रूप में परिणत करने तथा उनकी प्रबंध व्यवस्था को नया रूप देने के संबंध में प्रावधान है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षतिपूर्ति एवं अधिग्रहण संबंधी प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। 31 मार्च 1970 को इस अधिनियम को विधिवत स्वीकृति प्रदान हुई। इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के बैंकिंग संबंधी सभी प्रावधानों का भी पालन करना पड़ता है। ये दोनों अधिनियम मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोज़ में समझाए थे। इस अधिनियम में 1970 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अपने पहले वाले नाम से ही जाने जाएंगे। अधिनियम की धारा 3(2) तथा 3(3) के अधीन प्रत्येक नए राष्ट्रीयकृत बैंक की चुकता पूंजी उतनी ही रखी गई है जितनी कि उनकी पहले वाले नाम में थी। नए बैंकों की स्थापना अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार हो सकती है। नए बैंकों के नाम से दा तथा लिमिटेड शब्दों को हटाने का प्रावधान भी रखा गया है। इस अधिनियम में बैंक को सामान्य व्यवसाय तथा अन्य कार्य करने की अनुमति का भी प्रावधान रखा गया है। बैंक के सामान्य व्यवसाय जो करती है उनको मैंने अपने पहले वाले वीडियोज़ में आपको शेयर करा था। इसमें वापस आपको समझा रहा हूँ कि बैंक के जो सामान्य कार्य है, रुपया उधार देना, ऋण देना, अधिविकर्ष की सुविधा देना, अग्रिम देना, हुंडी व विनिमय पत्रों को बनाना, विनिमय पत्रों का क्रय और विक्रय करना, साख पत्र जारी करना, बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षार्थ जमा करना, वित्तीय सहायता देना, अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, निक्षेप या जमाएं प्राप्त करना। ये बैंकिंग के सामान्य व्यवसाय के कार्य हैं जो बैंक के द्वारा संपादित होते हैं। इस अधिनियम में नए राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो प्रबंध हैं उस प्रबंध के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। इन बैंकों के कामकाज और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबंध का कार्य संचालक मंडल में ही निहित रखा गया है। प्रथम संचालक मंडल में सदस्यों की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं होगी तथा किसी को भी हटाने का अधिकार होगा। संचालक मंडलों का गठन तथा योजनाएं क्रियान्वित करने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। संचालक मंडलों को सभी प्रकार के नियमन बनाने का अधिकार भी इसमें रखा गया है। समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनकी पालना सुनिश्चित करना भी इनका अधिकार होगा। इस अधिनियम की धारा 9 में केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए प्रबंध योजना बनाने का अधिकार रखा गया है। इस अधिनियम की धारा 9 में राष्ट्रीयकृत नए बैंकों की पूंजी आकार में वृद्धि करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को रखा गया है। अधिनियम की धारा 10(1), 3, 4, 5 और 6 के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकों के लेखे एवं अंकेक्षण संबंधी अधिकार भी केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 10(7) में यह प्रावधान रखा गया है कि समस्त वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति के बाद लाभ हानि खातों में जो भी लाभ शेष रहे उसे केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए। यह आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उसकी बैलेंस शीट बनती है और उस बैलेंस शीट में यदि प्रॉफिट रहता है तो वह प्रॉफिट केंद्र सरकार के खाते में हस्तांतरित करना होगा। अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार अधिकारी व कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं वह पूर्व बैंक में कार्यरत रहे उसी के अनुसार रहेगी। जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन पहले वाले बैंक के थे वह सारे रूल्स और रेगुलेशन उसी प्रकार से फॉलो होंगे जैसा कि आप पहले वाले बैंक में कार्य करते समय रखे गए थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्तव्य परायणता एवं गोपनीयता का
दायित्व का भी प्रावधान रखा गया है। आपको पूरी जो भी बैंक की सीक्रेट्स हैं उनको बनाए रखना है और अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत ही अच्छे ढंग से करना है, जिससे बैंकिंग कार्य को सुव्यवस्थित करने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े। अधिनियम की धारा 16(2) में राष्ट्रीयकृत बैंकों, निदेशकों, स्थानीय बोर्ड अथवा कमेटी सदस्यों के दायित्व संबंधी प्रावधान भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं कि समय समय पर बैंकों के जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा। इस अधिनियम की धारा 16(1) में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों, कर्मचारियों, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अधिकारियों को अपने पदों पर कर्तव्य पालनता में जो भी व्यय हानि उठानी पड़े तो उसकी क्षतिपूर्ति संबंधी बैंक द्वारा करने का प्रावधान है। यदि कोई हानि बैंक कर्मचारी की स्वयं की गलती की वजह से हुई है तो उस हानि को या उस क्षतिपूर्ति को बैंक नहीं उठाएगा, उसे उस कर्मचारी को स्वयं को ही वहन करनी होगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को नए नियमों की रचना करने का अधिकार भी होगा। धन्यवाद।